दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है कि जब वोटिंग हो रही हो तभी चुनावी रैली हो जाए। चूंकि बिहार में पहले चरण का मतदान आज पूरा हुआ, तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। हालांकि वोटरों की कुल तादाद 1,91,00,000, 71 सीट, 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग हुई। और जो नहीं होता था वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस जिले में वोटिंग हो रही है, पटना जिले में जैसे 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है और पटना में एक रैली भी हो रही है, और उस रैली में और दूसरा कोई नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसी स्थिति सामान्य तौर पर होती नहीं है, लेकिन यह हुई। सवाल इतना भर भी नहीं है कि किस रूप में रैलियों के जरिए और वहां बोले गए शब्दों के जरिए वोटरों के जहन में अपने आप को लेकर प्रेम जगाने की कोशिश है, या फिर विरोधियों पर निशाना साध कर विरोधियों को वोटर ना दे, इस दिशा में उनके भीतर एक नए तरीके की आक्रोश को जगाने की सोच है। कुछ भी हो सकता है। लेकिन बिहार में पहले चरण की वोटिंग सिर्फ रैली और वोटिंग के जरिए नहीं समझी जा सकती है, क्योंकि चुनावी रैली के वक्त प्रधानमंत्री जिस पे निशाना साधते हैं वो विरोधी हैं, आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, जंगल राज के युवराज के तौर पर उनको सुशोभित करते हैं। मतलब बहुत साफ है, उनको वोट ना दें। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री के साथ केंद्र में सहयोग दे रहे एलजेपी के नेता चिराग पासवान निशाना साधते हैं नीतीश कुमार पर और कहते हैं वो जनरल डायर है। अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री जिसके पक्ष में खड़े होकर एक साथ मंच शेयर कर रहे हैं नीतीश कुमार, वो जनरल डायर उनके दूसरे सहयोगी द्वारा कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री जिस पे निशाना साध रहे हैं वो शख्स खामोशी बरत रहा है, और खुद नीतीश कुमार बीजेपी के लिए किसी तरह का गुणगान मंच पर आकर भाषण में नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक सामान्य तौर पर चीजों को ले रहे हैं। इसके मतलब क्या है? इसके 2 मतलब है। एक, बिहार में लड़ाई जो है सत्ता परिवर्तन की दिशा में जा चुकी है क्या? दूसरा पक्ष, जातीय समीकरण इस चुनाव में टूट चुके हैं क्या? यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार जिन 16 जिलों में 71 सीटों पर वोटिंग हुई है उसका पैटर्न बता रहा है कि जातीय समीकरण अब सिर्फ इस लिहाज से नहीं है जो 2015 में एक लिहाज से अगड़ी और पिछड़ी की लड़ाई के तौर पर था, जहां एक तरफ नीतीश कुमार और लालू यादव थे और दूसरी तरफ बीजेपी थी। हालांकि समीकरण साधने के लिए उस समय बीजेपी के पास रामविलास पासवान थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, इस वक्त भी हैं। लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड भी उनके साथ है, नीतीश कुमार भी साथ हैं। तो इस मुश्किल के प्रोसेस में यह पूरा चुनाव संयोग से किसी के पक्ष में हवा के बदले नीतीश कुमार के विरोध की आंधी के तौर पर धीरे धीरे बन चुका है। और यह 71 सीटों का नजारा बहुत साफ है। खास तौर से जिन जगहों पर आज वोटिंग हुई है वहां पर जातीय समीकरण जातीय टकराव के तौर पर भी रहे। मसलन जिन जगहों पर वोटिंग हुई उसमें कुछ जिलों का आप अगर अध्ययन करेंगे तो उसमें खास तौर से भोजपुर का इलाका, आरा का इलाका, कैमूर का इलाका, जहानाबाद का इलाका, अरवल का इलाका, ये ऐसा है जहां पे जातीय संघर्ष रहा है और उसको भुलाया नहीं जा सकता है। लोग भूलते नहीं है, टकराव है। वो टकराव अस्तित्व का टकराव भी है, यानी उस गांव में, उस जिले में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी पैठ कैसे बरकरार रखनी है और कैसे अपने काम को करना है और कैसे थानेदार से लेकर एसपी और कलेक्टर तक हमारे अनुकूल हो जाएगा, इसकी लड़ाई राजनीतिक तौर पर होती है। इसीलिए जाति अपनी जाति के लोगों को देखती है उम्मीदवार के तौर पर कि इसके जरिए थाने से लेकर कलेक्टर तक में उनके काम अनुकूल होते चले जाएंगे। लेकिन संयोग से नीतीश कुमार की सत्ता के दौरान में ये जातीय समीकरण गवर्नेंस के तौर पर टूट गए, जिसको ऊंची जाति बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये अलग मसला है कि नीतीश कुमार के कामों का लाभ ऊंची जाति को बाखूबी हुआ है, लेकिन जिले दर जिले अगर देखते चले जाएंगे तो हर जिले में जातियों के समीकरण ऊंची जाति, पिछड़ी जाति, उसमें खासतौर से ओबीसी में दबंग के तौर पर यादवों की मौजूदगी और ऊंची जाति के तौर पर राजपूत और भूमियारों की मौजूदगी, ये बाखूबी हर जिले में नजर आएगा, जिस पैटर्न को हम आपको आज बताना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले इन 71 सीटों का 2 सच जान लीजिए। 2015 में क्या था और इस बार कौन मैदान में था। 2015 की स्थिति बहुत साफ तौर पर यह थी कि उस पीरियड में सबसे ज्यादा सीटें जो जीती थी वह आरजेडी ने जीती थी 27 सीट।
उसके बाद जनता दल यूनाइटेड उसके साथ थी, उसने जीती थी 18 सीट। सिर्फ इन 71 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी ने जीती थी 13 सीट, कांग्रेस ने जीती थी 9 सीट, और बाकी एक इंडिपेंडेंट थे, आरएलएसपी के थे, हम के थे, एमएल के थे, ये अलग अलग थे। एलजेपी लेकिन नहीं जीत पाई थी एक भी सीट इन 71 सीटों पर 2015 में। लेकिन सवाल इतना नहीं है। सवाल यह है कि अब अगर जब समीकरण बदले हैं तो मौजूदा वक्त में इन 71 सीटों पर 27 सीट आरजेडी की, 9 सीट कांग्रेस की, दोनों मिलाइएगा तो 36 सीट पर उनके सिटिंग है। बड़ा क्लियर है। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड 18 सीटों पर जीती थी, बीजेपी 13 सीटों पर जीती थी, यानी 31 सीटों पर इनके सिटिंग है। और एलजेपी एक भी सीट नहीं जीती, आरएलएसपी एक जीती। लेकिन दूसरी तरफ सवाल था कि सेकंड नंबर पर उस समय कौन था, और उसमें बीजेपी अपने तौर पर 26 सीटों पर अगर दूसरे नंबर पर थी, जो जाहिर है उस समय रहना भी था, चूंकि अगर आरजेडी और जेडीयू उस समय जीत रही थी तो विपक्ष में तो बीजेपी ही थी। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि उस समय एलजेपी 8 सीट पर और आरएलएसपी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो 10 सीट पर दूसरे नंबर पर थी, जो आज की तारीख में नीतीश के विरोध में है, लेकिन बीजेपी के साथ खड़ी है। पहला हिस्सा यह हुआ जो कि पिछड़ों का भी एक आता है। हालांकि जीतन राम मांझी भी, उनकी पार्टी जो हम है, वह भी 8 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, लेकिन वह नीतीश के साथ है। उसके समीकरण क्या एंटी बीजेपी हैं, यह भी एक स्थिति है। यानी जाति के भीतर भी अब राजनीतिक समीकरणों के आधार पर चीजें इस दौर में वोटिंग के दौरान नजर पे आई है। और इस बार जो चुनाव मैदान में कितनी सीटों पर कौन लड़ रहा है, इसे जब देखेंगे तो सबसे ज्यादा आरजेडी 42 सीटों पर लड़ रही है, उसके साथ कांग्रेस 21 सीटों पर लड़ रही है, बीजेपी 29 सीटों पर लड़ रही है, जेडीयू 35 सीटों पर लड़ रही है। यानी जेडीयू के 18 जो सीटिंग है वह तो मान भी लीजिए, सपोज कीजिए कि वो जीत गई, तो उसके बाद वो कैसे जीतेगी बाकी 17 सीटें? 2 सीट उसको बीजेपी ने दी है जहां पर वो जीती हुई थी, बावजूद इसके दे दी। यहीं से असल खेल शुरू होता है कि बीजेपी का जो अपर कास्ट का वोट बैंक है जिले दर जिले, और नीतीश कुमार का जो अपना वोट बैंक है, वो कुर्मी वोट बैंक जो कहते हैं, बिहार में 4% है, इन जगहों पर जब टटोलना शुरू कीजिएगा तो नीतीश कुमार की हथेली कई दृष्टि से खाली है जातीय समीकरण के लिहाज से। लालू यादव साथ में नहीं है, अपर कास्ट साथ नहीं दे रही है, तो कहां टिकेंगे? उपेंद्र कुशवाहा विरोध कर रहे हैं, एलजेपी विरोध कर रही है, कहां टिकेंगे? यह सवाल हो गया। और इसका अगला सवाल है, तो क्या ऐसे में बीजेपी अपनी सीटें बचा पाएगी? बीजेपी के साथ एलजेपी का साथ है बड़ी तादाद में। एलजेपी ने जो उम्मीदवार खड़े किए हैं वो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के काउंटर में खड़े किए हैं। एलजेपी के सीट पर 6 उम्मीदवार ऐसे भी हैं इन 71 सीटों में से, जो 35 सीटें जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ जो खड़े, 6 सीटें ऐसे भी हैं जो कि बीजेपी छोड़कर एलजेपी की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी बहुत क्लियर कट आइडिया हो गया। जनता दल यूनाइटेड की सीटें उन जगहों पर जहां पर वो जीती हुई थी पिछली बार, इस बार उसमें से 3 सीट ऐसी है जहां पे उसको बीजेपी का ही सामना करना है, जो एलजेपी की सीट पर लड़ना। और दूसरी तरफ अपने तौर पर कौन है? वहां पर आरजेडी या कांग्रेस अपने तौर पर, ज्यादा बड़ी तादाद में आरजेडी ही खड़ी हुई है, क्योंकि आरजेडी 42 सीटों पर लड़ रही है। जातीय समीकरण के मद्देनजर अगर हम अलग अलग स्थितियों का आपसे जिक्र करें, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग सीटों में जो चुनाव हो रहे हैं, पहले उसको भी समझ लीजिए। भागलपुर में 2 सीट जो कि कहलगांव और सुल्तानगंज है, पिछली बार कांग्रेस और जेडीयू के हाथ में थी। इस बार सुल्तानगंज जनता दल यूनाइटेड के लिए मुश्किल सबब है, वो जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। पिछली बार वह जीत गई थी। यहां पर कुर्मी, यादव, ब्राह्मण और राजपूत का समीकरण है, और इस समीकरण के काउंटर में जो अपने तौर पर विरोध करने वाली पार्टी है वो एलजेपी कहीं ज्यादा सक्षम तौर पर उभरकर सामने आ रही है, जो उसके लिए मुसीबत का सबब है। बांका की 5 सीट है। बांका की 5 सीटों में 3 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड जीती थी। यहां पे उसकी स्थिति मजबूत है, चाहे वो अमरपुर का इलाका हो, चाहे वह घोरड़िया का इलाका हो जो कि सुरक्षित सीट है, या फिर चाहे वो बेलहर की सीट हो, स्थिति मजबूत है। लेकिन जातीय समीकरण इनको बेलहर में भी कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, यह स्थिति भी उभर कर आ रही है। और यही स्थिति शायद इनके साथ अपने तौर पर घोड़ैया की सीट जो है वहां पर भी जुड़ रही है। हालांकि लास्ट टाइम घोड़ैया की सीट पर लगभग 20,000 वोट से इनके उम्मीदवार जीत गए थे। जनता दल यूनाइटेड का हम पहले इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि यह पूरी तरह से नीतीश सेंट्रिक चुनाव हो गया है। लोगों के जहन में सवाल नीतीश को लेकर ज़्यादा है, वो अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो। लोअर कास्ट में खास तौर से जो
यादव ना कहें बल्कि जो दलित है, नीतीश कुमार को उन्हीं से आस थी जो इकोनॉमिक आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं या फिर जो महादलित हैं। नीतीश कुमार का मानना था कि उनके लिए हमने काम किया है, वो वोट डालेंगे। महिलाओं को मानते थे कि उनकी वोटर है, वो उनके साथ रहेंगी, क्योंकि शराबबंदी से महिलाओं को बड़ी राहत मिली जिस तरीके से जो कुछ होता था। और वोटिंग पैटर्न में आज यह भी नजर आया कि महिलाओं ने पूरी तरीके से साथ नीतीश का छोड़ा नहीं है, लेकिन जो लड़कियां हैं, जो युवा हैं, जिनकी तादाद संयोग से काफ़ी ज़्यादा है और इस 71 सीटों पर भी उनकी तादाद जो निकल कर आ रही है वो लगभग 45 लाख से ज़्यादा है, जो युवा तबका है, उनके भीतर सवाल एजुकेशन और रोजगार को लेकर ज़्यादा, जिसका जिक्र नीतीश कुमार नहीं करते। और नीतीश कुमार ने जब ये कहा पैसा नहीं है तो कैसे हम रोजगार दे देंगे, और ये 10 लाख झूठ फरेब कर रहे हैं, यह भी लोगों को बहुत खलाए कि तुम्हारे साथ खड़ी बीजेपी जो है वह कह देती है, आप कह भी नहीं पाते। इसका मतलब स्थिति आपने वाकई नाजुक कर दी है, क्योंकि गवर्नेंस तो आपके हाथों में थी। यह युवाओं के भीतर के सवाल है, जो इसका मतलब है कि वोट पैटर्न जो 2010 में नीतीश के अनुकूल था वह अब अलग हो गया है। एक वक्त सड़क पानी बिजली का मुद्दा होता था, नीतीश सुशासन के तौर पर जीत जाते थे, लेकिन यहां बिल्कुल अलग चीज हो गई है। मुंगेर की 5 सीट, मुंगेर की 3 सीट, तारापुर, मुंगेर और जमालपुर। यहाँ पे तारापुर और जमालपुर की सीट जो है, जो कि खुद इससे पहले जेडीयू के पास रही हुई सीट है, उसमें तारापुर की सीट में मुश्किल की परिस्थिति में जेडीयू फंसी हुई है। लखीसराय में खासतौर से सूर्यगढ़ा और लखीसराय 2 ही सीट है, ये दोनों सीटों पर जेडीयू कभी थी भी नहीं। शेखपुरा की सीट, शेखपुरा जेडीयू के पास है, जो कि उसकी सिटिंग है, वहां से मानकर चल रही हैं कि यहां से हम जीत जाएंगे। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि जो खास तौर से पटना का जब हमने जिक्र किया कि पटना में ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जहां पर प्रधानमंत्री को कहने पड़ा कि जंगल राज का युवराज, ये शब्द का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा। पटना में मोकामा दरअसल इंडिपेंडेंट जीते थे उससे पहले अनंत कुमार सिंह, लेकिन अब अनंत कुमार सिंह शामिल हो गए हैं आरजेडी में। अनंत कुमार सबसे बड़े बाहुबली के तौर पर, और ये लगातार, और उन इलाके के मोकामा के लोगों से जब आप बात करते हैं तो सारे काम अनंत कुमार कर देते हैं, इसलिए वो छोटे सरकार के तौर पर भी जाने जाते हैं। इसका मतलब है कि बिहार में एक पैटर्न ये भी है, अगर आप बाहुबली हैं और आप में काम करा पाने की क्षमता है तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा, चाहे आप पार्टी से रहें या निर्दलीय रहे। तो निर्दलीय ये पिछली बार जीते थे जब बहुत सीधा टकराव हो रहा था, एक तरफ बीजेपी थी और एक तरफ नीतीश और लालू थे, फिर भी ये जीत गए थे। इस बार ये खड़े हैं अनंत कुमार। तो जाहिर है मोकामा की सीट का जिक्र करने, बाढ़ की सीट बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है। मसौड़ी, पालीगंज, विक्रम, इन जगहों की स्थिति में जब हम आते हैं तो हमको लगता है उससे पहले जनता दल यूनाइटेड ने जिन जगहों पर अपने लोगों को खड़ा किया है, उस 35 सीटों में से 17 सीट ऐसी है जिसको वो मानकर चल रही है कि हम जीतेंगे पिछली बार के आधार पे, उसके ऊपर पिछला बार आधार है। और लेकिन यह समझना होगा इन 17 सीटों में से जो 8 सीट ऐसी है जिसमें विरोध करने वाले या दूसरे नंबर पर जो रहे थे उसमें आरएलएसपी और एलजेपी थी, जो इस बार सेंध लगा रही है। और जो हमारे समीकरण कहते हैं पिछली बार 17 में से इस बार उसकी पोजीशन सिर्फ 8 सीटों पर अच्छी है जनता दल यूनाइटेड की, यानी 17 में से 9 सीट वो गंवाने की स्थिति में है, जो पिछली बार की स्थिति के हिसाब से अगर हम तौल रहे हैं। जिन 2 सीटों पर वह दूसरे नंबर पर रही थी, वो मोकामा और झाझा की सीट थी, जहां पर इस बार भी जीत पाना उसके लिए असंभव सी बात है। उसके साथ अगर आप एक मिक्सअप कर देते हैं, कॉकटेल अगर बीजेपी का कर देते हैं, क्योंकि यह सवाल भी है कि बीजेपी के वोट भी तो भाई शिफ्ट होंगे, तो बीजेपी ने जो अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है, उनकी लिस्ट और उनके बारे में जो जानकारी निकल कर आई, वो इसलिए ज़्यादा प्रतिकूल लगती है क्योंकि उन जगहों पर कास्टवार में नीतीश कुमार कहीं फिट बैठ नहीं पा रहे हैं। जैसे कमोवेश हर जिले में बीजेपी ने खड़ा किया, चाहे भागलपुर की एक सीट कहलगांव की सीट हो, ये कांग्रेस के हिस्से में जाएगी, कांग्रेस का वहां वर्चस्व रहा है। बांका की 2 सीट जो बांका और कटरिया है, इसमें बांका बीजेपी लास्ट टाइम जरूर जीती थी, इस बार वो जीतने की स्थिति में, लेकिन कटरिया आरजेडी के हिस्से में जाएगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मुंगेर जहां पर जिसको लेकर बहुत तेजी से कहा गया कि जनरल डायर ने कल वहां पर जो मूर्ति विसर्जन दुर्गा पूजा के बाद जो हुआ और वहां पर जिस तरह की हिंसा हुई, तो क्यों कहा चिराग पासवान ने, और वहां पर क्यों हिंसा हो गई? क्या यह हिंदू मुस्लिम करने की स्थिति थी, या चिराग पासवान ने इस बात को कहीं तूल दे दिया कि गवर्नेंस ये संभालना नहीं जानते हैं? आखिर बात क्या थी?
ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुंगेर और लखीसराय का जो इलाका ये सब सटा हुआ है और यहाँ पे बीजेपी ने दांव खेला हुआ है। बीजेपी के उम्मीदवार मुंगेर में भी है, लखीसराय में भी है, और अगर वह गवर्नेंस में शामिल करके लोगों के विरोध और आक्रोश को नीतीश की दिशा में ही चिराग ले जाना चाहते हैं तो इसका मतलब बहुत साफ है कि चिराग बीजेपी को खुले तौर पर समर्थन दे रहे हैं और हो यही रहा है। गवर्नेंस के फेलियर का सवाल चिराग उठाते हैं, कास्ट लेवल पे गवर्नेंस फेलियर के सवालों को अपर कास्ट उठाता है, और इन सब के बीच जो कुशवाहा है और जो दलित समुदाय है उसके भीतर सवाल है कि उसके लिए केस में नीतीश कहीं फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। सवाल यह है कि नीतीश की स्थिति खतरे की घंटी इसलिए है कि चाहे वो भोजपुर का इलाका हो, कैमूर का इलाका हो, रोहतास का इलाका हो, नवादा इलाका हो, गया इलाका हो, औरंगाबाद इलाका हो, इन तमाम जगहों पर बीजेपी का पैटर्न जो वोटिंग का अपना है वह नीतीश के खिलाफ है, और नीतीश के खिलाफ चिराग पासवान का भी हिस्सा निकलकर सामने आ रहा है। जनता दल यूनाइटेड का अब इसके बाद निकल कर आई है, खासतौर से कुछ सीटें बड़ी महत्वपूर्ण है जनता दल यूनाइटेड की जो इसने जीती हुई थी। जो हारी हुई सीट है उसमें बीजेपी के जरिए वो आएगी, यह इम्पॉसिबल है। इसका मतलब बहुत साफ है कि नीतीश कुमार 17 सीट सोच रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे, जिन सीटों पर 35 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा आकलन कह रहा है कि इसमें वह किसी भी हालत में 2 डिजिट छू जाएं तो एक बड़ी बात होगी, यानी 10 सीट भी वो जीत जाएं तो बड़ी बात होगी। दूसरी तरफ बीजेपी ये मानकर चल रही है कि लास्ट टाइम उसने जो 13 सीटें जीती थी वह 13 सीटों में से 2 सीट, हालांकि इस बार उसके 11 ही सिटिंग जगह पर हैं, 2 सीट बीजेपी के पक्ष में चली गई है, सॉरी जेडीयू के हिस्से में चली गई है, तो वह कम से कम 13 सीट तो जरूर जीतेगी। लेकिन यह स्थिति बतलाती है कि अगर वह 13 भी जीतती है तो दोनों मिला के 24 सीट ही होता है, और इसमें एलजेपी 3 सीटों पर मजबूत है यानी 27 सीट, 2 सीटों पर कुशवाहा मौजूद है यानी 29 सीट, यानी 71 में से 29 सीट एक हिस्से में जा रही है और बाकी दूसरे हिस्से में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत साफ है कि लगभग 40 से 45 सीट तक इस 71 सीटों में से महागठबंधन के पक्ष में जा सकती है। एक संकेत है इस वोटिंग पैटर्न का, और लगभग 27 से 30 सीट के बीच में यह आ सकती है सत्ता पक्ष में, यानी जहां पर जेडीयू है, जहां पे बीजेपी खड़ी है। बीजेपी का यह दांव कितना भारी होगा जहां पर उसने ये दांव खेल दिया है कि नीतीश के पक्ष में वोटिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगर आप स्थितियों को देखें तो राजपूत, भूमियार और यादव, इनका टकराव कमोवेश हर जगह आपको दिखाई देगा। कुर्मी की मौजूदगी जो है वो आपको भागलपुर में नजर आएगी जो नीतीश के पक्ष में है, शेखपुरा में नजर आएगी, शेखपुरा की सीट जनता दल यूनाइटेड के पास है, वहां पर नजर आएगी। इसके अलावे जब आप सफर करना शुरू करेंगे तो हर जगह चीजें टकरा रही है राजपूत भूमियार वर्सेस यादवों की। हम इस पैटर्न को भी आपको बताएं उससे पहले 2 बात, ये कैसी वोटिंग पैटर्न कैसे निकल कर आता है यह भी हम आपको जानकारी दें। उससे पहले और चीज समझिए कि जैसे भोजपुर का इलाका है वहां पर राजपूत, भूमियार और यादव वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं। बक्सर में राजपूत और ब्राह्मणों का वर्चस्व है, तो यहां पर बक्सर के इलाके में बीजेपी को आशा है कि वह चुनाव जीत जाएगी, लेकिन ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव और राजापुर, लेकिन जेडीयू को लग रहा है कि डुमरांव और राजपुर उसके हिस्से में आएगी। ये हो सकता है उसके हिस्से में है, लेकिन राजपुर में उसकी स्थिति नाजुक है, क्योंकि वहां पर पिछली बार चूंकि साथ में लालू यादव थे यानी आरजेडी थी, तो वो राजपुर की सीट जीत गई, सुरक्षित सीट है ये। लेकिन इस बार मुश्किल ये है कि उनके काउंटर में एलजेपी भी खड़ी है, कुशवाहा भी खड़े हैं। कैसे होगी चीजें? मिक्स कर जाएंगी। कैमूर बीजेपी का इलाका माना जाता है, लेकिन बीजेपी के पास इस बार संकट यह है कि पिछली बार बहुत शार्प तरीके से चीजें बट गई थी। कैमूर की 4 सीट जो रामगढ़, मोहनिया, भभुआ और चैनपुर में वोटिंग हुई है, ये चारों सीट पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार की मुसीबत उनके सामने यह है कि अब डाइवर्जेंट है, यानी एक तरफ जेडीयू भी अपने वोटरों को यह मैसेज दे रही है कि अगर बीजेपी के वोट ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं तो हमारे वोट भी ट्रांसफर नहीं होने चाहिए। तो क्या यह संकेत है जिस बात को चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश हो सकता है चुनाव के बाद शिफ्ट कर जाए, इधर से उधर चले जाए, मुख्यमंत्री चाहे ना बने लेकिन शिफ्ट कर जाए, क्योंकि भविष्य की राजनीति भी तो करनी है। यह हो सकता है, इससे कोई इनकार नहीं किया सकता है। रोहतास की सीट में जो खास तौर से जो जनता दल यूनाइटेड के लिए करगहार है,
जनता दल यूनाइटेड के लिए दिनारा की सीट है। इन जगहों पर, इन 2 सीटों पर वो मान रही है कि वो चुनाव जीतेगी। चिनारी, सासाराम, नोखा, डेरी, करावट, इन जगहों पर आरजेडी जीतेगी, ये लगभग तय माना जा रहा है। हम इस जिस वोटिंग पैटर्न का आपसे जिक्र करना चाह रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण, गया में खासतौर से राजपूत, भूमियार और यादव, राजपूत और भूमियार एक तरफ हैं। अब इसके वोटिंग पैटर्न पे आइए, ये बड़ा मैटर। जैसे गया की सीट में, गया में क्या है, जो वोटिंग पैटर्न निकल कर आया है कि 16% यादव और 17% मुस्लिम, यानी कुल 33% वोट जो है वह सीधे सीधे चला गया महागठबंधन की दिशा में, उनके उम्मीदवारों की दिशा में। लेकिन दूसरी तरफ राजपूत का भी 17% वोटर मैटर कर रहा है, भूमियार का भी 10% कर रहा है और कायस्थ भी 11% है। इनको जब मिला दीजिएगा तो ये लगभग 38% हो जाएगा, यानी एक 33% वर्सेस। अब यहां पर सवाल है कि जो दलित है 15%, वह वोट बटेगा क्या? जो कुशवाहा है 10%, वो क्या करेगा? पासवान का जो 13% मैटर कर रहा है वो किस तरफ डाइवर्ट हो रहा है? क्या वो सब कुछ डाइवर्ट वाकई बट रहा है या जेडीयू के खिलाफ जाएगा, बीजेपी के पक्ष में जाएगा? क्योंकि यहां पर त्रिकोण बना हुआ है। इसी तरीके से जब सासाराम में आइएगा तो बहुत क्लियर कट है कि वहां पर यादव और मुस्लिम, यानी 7% और 10%, लगभग 17% सीधे सीधे महागठबंधन के पक्ष में है। सासाराम में स्थिति की मौजूदगी जो सत्ता एनडीए है उसके पक्ष में इसलिए है क्योंकि राजपूत, भूमियार और वैश्य, ये तीनों को मिला दीजिएगा तो लगभग 37% वोट इनके हिस्से में चला जाता है। और यहां पर दलित 9% जो है वो किस दिशा में जाएगा, वो कितना बटेगा और किस रूप में पूर्ति करेगा महागठबंधन की, ये एक सवाल है। लेकिन बांका, जमुई, जहानाबाद, औरंगाबाद, इसमें अगर आप खास तौर पर जो आप हिस्सा लेना चाहिए, जैसे जहानाबाद का इलाका लीजिए, जहानाबाद में 16% यादवों, मुस्लिम 11%, इनके वोट पैटर्न पूरी तरीके से सीधे सीधे महागठबंधन के पक्ष में गए। जो थ्रेट है राजपूत और भूमियार को मिला दीजिएगा तो यह उससे कम में आएंगे, लगभग 22-23% में आएंगे। ओबीसी यहां पर एक बड़ा चंक है 19% के तौर पर, वह किस तरफ शिफ्ट होगा? यानी ये एक प्रोसेस है कि जिसमें बहुत साफ तौर पर नजर आ रहा है कि नीतीश के लिए खतरे की घंटी है, महागठबंधन के लिए लाभालाभ की स्थिति है। बीजेपी अपनी सीटों को बचा पा रही है और वो जिन सीटों पर खो रही है वहां पर एलजेपी और कुशवाहा की सीटें 2-2, 3-3 सीट के तौर पर उनका उदय हो रहा है, जो इससे पहले नहीं हो पाया था। यह वोटिंग पैटर्न बतलाता है कि अपने तौर पर माइनस नीतीश को मिलाकर लगभग 30 सीटों तक ये पहुंच रहे हैं, लेकिन अपने तौर पर ये लगभग 20 सीटों तक पहुंच रहे हैं, जिसमें बीजेपी भी है, जिसमें एलजेपी भी है, जिसमें कुशवाहा आरएलएसपी भी है अपने तौर पर। लेकिन फिर वही सवाल कि अगर वो 40 सीटें वहां पर जा रही है तो पहला पैटर्न तो तय हो गया, और अगर ये पैटर्न कंटिन्यू कर रहा है तो क्या अगले समीकरण जो बनेंगे दूसरे चरण के चुनाव में, क्या वो डाइवर्ट करेंगे? यह एक स्थिति है, क्योंकि अब साम दाम दंड भेद की बात है ही नहीं, जब खुले तौर पर यह स्थिति आ गई है कि जिन शब्दों का इस्तेमाल करना है कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में तेजस्वी ने बड़े संयम बरता है, चाहे वो जंगल राज का जिक्र कीजिए, चाहे उन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन वो संयम के साथ नीतीश कुमार के खिलाफ जो कहते हैं या प्रधानमंत्री को लेकर जो बात कहते हैं उसमें बड़े संयम बरते गए। लेकिन दूसरी तरफ से खुलकर चीजें आ रही है, और बिहार जो अपने जिंदगी की जद्दोजहद में अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है, वो पहली बार समझ पा रहा है कि चीजों को पटरी पर लाने के लिए बदलाव की जरूरत है क्या, ये एक सवाल है। और युवाओं के भीतर में नीतीश समा नहीं पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा संकट है। वो जिन चीजों का जिक्र करते हैं युवाओं ने उन चीजों को देखा ही नहीं है, और जिस जंगल राज का जिक्र है युवा भी उस बात से वाकिफ नहीं है। जंगल राज की मौजूदा स्थिति एजुकेशन को लेकर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, इंडस्ट्रीज को लेकर है, हेल्थ सिस्टम को लेकर है, जो पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर गायब है। बिजली, पानी, सड़क से खेल अब नहीं चलेगा, बात उसके आगे निकल गई है। तो पहला चरण का 3 संदेश बहुत साफ है। ये पूरा चुनाव की वोटिंग जो है वो नीतीश सेंट्रिक हुई है। एक आंधी की तरह चीजें निकल रही हैं कि नीतीश को हराना है क्या, लेकिन किसी पक्ष में हवा नहीं है, यानी ये किसी को हराने का चुनाव है। दूसरी बड़ी बात, जातीय समीकरण आपस में ही टकराते हुए गठबंधन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, यानी गठबंधन चाहे नीतीश और बीजेपी का हो, लेकिन जातीय समीकरण इसकी इजाजत नहीं दे रहे, वो टकरा रहे हैं। और तीसरी स्थिति, यह संकेत है आने वाले दिनों के कि चुनाव के बाद की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया।